नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं लीडर्स टॉक। लीडर्स टॉक में हम ऐसी शख्सियतों को लेकर आते हैं जिनका जीवन बचपन में तो बड़ा आम रहा, लेकिन अब वह समाज में एक खास दर्जा रखते हैं। और ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ हैं वीरेंद्र गोयल जी। वीरेंद्र गोयल पेशे से तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़े समाज सेवी हैं। और इनकी संस्था आस एनजीओ समाज में बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिनको आज ऐसे लोगों की आवश्यकता है। उसके अलावा ये एक बेहतर उद्यमी भी हैं, रियल इस्टेट का इनका अपना बिजनेस भी है साथ के साथ में। तो आज हम इनसे समझेंगे कि आखिर वह आम से खास कैसे हुए, और लीडरशिप की अगर हम बात करते हैं तो क्या इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है और कैसे ये लीडरशिप क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। इन सब विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो आज की युवा पीढ़ी है वह ऐसे लोगों से सीख लेकर अपने जीवन में अपनाएं और आगे बढ़ें, सफल हों। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रविंद्र जी, थैंक यू सो मच। वीरेंद्र जी, सबसे पहला एक छोटा सा प्रश्न है कि जो आम जीवन खास जीवन में कैसे बदला? क्या जब आप आम जीवन जी रहे थे, क्योंकि आपने बताया कि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, मैंने इंटरव्यू से पहले आपसे पूछा था कि आपने टू व्हीलर पहला कब लिया था, तो आपने कहा था टू व्हीलर मेरे पास तो साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे। तो ये सब कैसे? अब आप तो मर्सिडीज़ में भी सफ़र करते हैं और लाइन लगा रखी गाड़ियों की, ये कैसे हुआ, क्या किया? रविंद्र जी, मैं पहली बात तो ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि मैं आम से खास हो गया। मैं एक वही साधारण इंसान हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं खास हो गया। लेकिन इस सब के पीछे एक ही चीज़ है कि आपने जो अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है उसके प्रति आप सिंसियर रहें, ऑनेस्ट रहें, अपना कर्म करते रहें। और कब आप आम से खास हो जाएंगे ये आपको भी नहीं पता लगेगा। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैं तो आज भी अपने आप को एक आम इंसान ही मानता हूँ। रही बात सफलता की, तो सफलता के तो बहुत से कारण होते हैं। इंसान की अपनी मेहनत होती है, उसकी अपनी सोच होती है, और सबसे बड़ी बात है ईश्वर की कृपा। और मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि मेहनत तो सब लोग करते हैं, सिंसियर बहुत से लोग होते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा शायद हर एक पे नहीं होती, और जिन पे होती है तो शायद आपको ऐसा लगता है कि वो हमसे खास हो गए। आम से खास हो गए। खैर, ये आपका बड़प्पन है कि आप कहते हैं कि अभी भी हम आम हैं, और ज़ाहिर-सी बात है व्यक्ति को जब आम बन के रहता है तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाहता हूँ वीरेंद्र जी, कि जैसे आपने कहा कि बचपन आपका, आपने कहा था ना कि साइकिल लेने के भी पैसे नहीं थे। तो आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, मैं थोड़ा-सा उसके विषय में जानना चाहता हूँ। वो सिर्फ़ इसलिए कि जो दर्शक, आज की जो युवा पीढ़ी देखती है इस तरह के कार्यक्रमों को, वह समझ सके कि ऐसा नहीं होता है कि हर व्यक्ति अगर अमीर घर में पैदा होगा तो ही वह अमीर बन सकता है। वो एक मामूली घर में भी पैदा होकर भी अमीर बन सकता है। अगर ये बात है तो मैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। और मेरा जन्म कानपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। 1961 में मेरा जन्म हुआ। तो उस समय मतलब पिताजी एक छोटे मोटे व्यवसाय में थे, गल्ले के काम में थे, आढ़त का काम करते थे। तो बट इतना था कि बस 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया, हम अपनी राह पर चलते चले गए। वो कहते हैं ना कि मैं चलता गया और कारवां बनता गया। तो वो सफ़र की जब शुरुआत हुई, बट उसके पीछे एक ही चीज़ थी कि हमें ये पता था कि अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है इस परिस्थिति से, तो उसका एक ही तरीका है कि अपने कर्म के प्रति सिंसियर और ईमानदार रहो, काम करते रहो, मेहनत करते रहो। फल तो किसी के हाथ में नहीं होता, हमारे पास भी नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे। लेकिन करते गए और वो रास्ते अपने आप खुलते गए। तो मैं इस बात पे बहुत फर्म बिलीव करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा, हालांकि हम लोग बचपन से सुनते भी आ रहे हैं कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। शायद मैं उसका एक एग्जाम्पल हूँ। अगर मैं ये बात कहूँ कि हम इस फल के
की इच्छा में हमने अपना कर्म किया कि हमें ये मिल ही जाएगा, तो ऐसा उचित नहीं है। हमें एक बात पता थी कि अपना काम करते रहो, फल मिलेगा, किस रूप में मिलेगा ये सुनिश्चित नहीं था। ये तो आज के रूप में हम देख पा रहे हैं कि हमें क्या फल मिला। तो बट अपना काम करे जाओ, अपने नॉर्मल कोर्स में काम किए जाओ। चलते जाओ और रास्ते अपने आप निकलते जाते। आपने भी एक वर्ड इस्तेमाल किया, सिंसियरिटी। जब हम सफल हो जाते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम संपन्न हो जाते हैं, जब हम पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं, तो ये बड़े बड़े शब्द हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन जब हम युवा होते हैं, आप भी युवा रहे होंगे, कोई सीधे सीनियर नहीं बन जाता, ठीक है? तो उस दौरान का सिंसियरिटी आपके अंदर थी? तब क्या आप इस तरह से सिंसियरली सोचते थे कि मुझे यह काम करने हैं और मैं जीवन के इस पायदान तक पहुंचना चाहता हूं? कोई मंजिल आपने तय की थी और उसे पाने के लिए आपने सिंसियरिटी से अपना सफ़र तय किया? देखिए, सिंसियरिटी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जब हम उस अवस्था में होते हैं तो हमें नहीं पता होता सिंसियरिटी क्या होती है, कैसे अर्जित की जाती है। लेकिन जब हम उस जर्नी को पूरा कर चुके होते हैं, तब हम ये बात अपने अनुभव से आने वाली पीढ़ी के लिए कह सकते हैं कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप बेहतर होंगे। लेकिन यस, मैं भी एक आम नागरिक की तरह हमने अपना बचपन जिया, वही अल्हड़पन जिया, और उसी तरीके से पढ़ने लिखने में कोई बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था। स्कूल जाते थे, फिर स्कूल से हम कई बार क्या मतलब अक्सर क्लासेस बंक करके गुल्ली डंडा खेलना, कंचे खेलना, क्रिकेट खेलना। क्रिकेट मेरा पैशन था। हालांकि हम कभी उसमें प्रोफिशिएंसी हासिल नहीं कर पाए, लेकिन क्रिकेट का एक शौक था। तो ये सब काम जो एक बचपन में और उस समय के बचपन में होते थे, वो सब हमने भी किए। लेकिन और शायद मुझे उस समय सिंसियरिटी वर्ड का मतलब नहीं पता था, लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी कि कोई काम अगर हमें टास्क दिया गया तो हमने उसको करा। शायद दिए हुए टास्क को करना ही एक सिंसियरिटी थी, जो कि न जानते हुए भी हमने उसको किया। लेकिन अब चूंकि हम यात्रा कर चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर सिंसियरिटी के साथ किया जाएगा तो जर्नी बेहतर होगी। तो आपको लगता है कि अगर आपने कुछ और ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ काम किया होता तो क्या जीवन आज जहाँ पे हैं उससे कुछ और बेहतर हो सकता था? रविंद्र जी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता अपने जीवन में। ये तो एक काल्पनिक चीज़ें हैं कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। मैं ये मानता हूँ कि जो हुआ है यही ईश्वर द्वारा निर्धारित था। तो घूम फिर के बात फिर वहीं पर ही आती है कि आप अपना काम करे जाओ, और आपको पता तो होता नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन रिजल्ट आते हैं। तो इसलिए ऐसा होता, मैं अगर इसको और बेहतर करता तो मेरे रिजल्ट अच्छा होते, मैं ऐसा नहीं मानता। वीरेंद्र जी, जैसा आपने कहा, मतलब हालांकि बात तो दार्शनिक हो रही है आप कि भी कर्म किए जा, बाकी सब ईश्वर की कृपा से ही होना है जो कुछ होना है। लेकिन हम जब भी कोई कार्य करते हैं, हमारी कहीं ना कोई एक्सपेक्टेशन तो होती ही होती है। तो क्या आपने जो कर्म किए उनके पीछे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं यह काम करूंगा तो मुझे यह हासिल हो जाएगा? पहली बात। दूसरा, आपने कहा कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मैं क्लासेस बंक कर लेता था, मैं गुल्ली डंडा खेलने चला जाता था, मैं कंचे खेलने चला जाता था। तो क्लासेस बंक करने वाला व्यक्ति, उसके बाद जिसका पढ़ाई में मन ना लगता हो, वह चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बन गया? वेल, अपेक्षा नहीं थी ऐसा तो कहना गलत होगा, क्योंकि आप कोई काम करते तो अपेक्षाएं तो होती हैं, और होना चाहिए भी। अगर हम एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो उसमें हम कोई भी काम करते हैं तो किसी अपेक्षा के लिए करते हैं, उसके रिजल्ट के लिए करते हैं, वो एक नॉर्मल कोर्स में है। बट उस अपेक्षा को लेकर के आशंकित हो जाना और उसको फ्रस्ट्रेशन में लीड कर लेना, वहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि वो नहीं करना चाहिए। अपेक्षाएं रखेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलता है काम करने का। लेकिन अल्टीमेटली वही है, चूंकि रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है, तो अपेक्षाएं अगर हैं, लेकिन उन अपेक्षाओं को ना मिलने पर आप फ्रस्ट्रेशन की तरफ ना बढ़ें। ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है जो मेरे अपने जीवन की रही है। जो मिले उसको स्वीकार कर लें, क्यों कम मिला उसके लिए बेहतरी के लिए उपाय करें। आने वाले टाइम में आपको जो चाहिए आपको मिलेगा। और रही बात कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बन गया, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 10वीं हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड से की, हाई स्कूल जिसको बोलते हैं, तो बड़ी बेयरली हमने पास करा, किसी तरह से रो पीट के पास हो गए। हम 11वीं में एक स्कूल बदलने की तलाश में थे ही, तो अचानक हमारे पड़ोस में एक जो बाद में हमारे मित्र बन गए एक सज्जन आए, और वो बड़े पढ़ाकू टाइप के थे। तो मैं जब उनको देखता था पढ़ने के स्टाइल से, वो ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के पढ़ते थे, तो मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, हमारी मित्रता हुई। और उस इंसान ने
जो आज मुझे देख पा रहे हैं आप, उस इंसान ने मेरी ज़िंदगी बदली। उन्हीं के कहने पे हमें ज्ञान भारती इंटर कॉलेज में एडमिशन मिला वीराना रोड पर, जो कि शायद मैं एलिजिबल नहीं था। उन्होंने अपनी गारंटी पे मेरा एडमिशन कराया। उस समय हो जाते थे इस तरह से एडमिशन, क्योंकि वो खुद बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और उन्होंने हमारे जीवन में जो रोल किया, और मैं आपके माध्यम से उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। उनका नाम है मिस्टर सुनीत टंडन, और आज हम 2023 में अपनी दोस्ती के 50वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। और बाई चांस एक महीने पहले ही उन्होंने मुझे कॉल करके रिमाइंड कराया कि वी हैव एंटर्ड इनटू 50th ईयर ऑफ आवर फ्रेंडशिप, एंड आई बिकेम वेरी इमोशनल आफ्टर हियरिंग दैट। आई डिडंट रियलाइज इट हैज हैपेंड। तो उसके बाद जब एक बार आप सही ट्रैक पे आ जाते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे ये भी निश्चित नहीं था। मुझे तो सीए का पता भी नहीं था। ये भी अपने आप में एक बड़ी अलग इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। मेरा तो सपना था एडवोकेट बनने का। अच्छा, हम लोग एडवोकेट बनना चाहते थे, लेकिन और वो बन अपने गए हम चार्टर्ड वो अकाउंटेंट। अपने मित्र की वजह से। नहीं, मित्र की वजह से नहीं। एडवोकेट में तो ये था कि जब हमने 12वीं पास कर ली और बड़े अच्छे मार्क्स से पास कर ली। अच्छा, मतलब 10th आपने रोपीट के किया था? 12वीं हमने उस समय मेरे शायद 58.5% मार्क्स आए थे, तो गुड सेकंड डिवीजन बोला जाता था। सेकंड डिवीजन, यस, गुड सेकंड डिवीजन। तो आई यूज्ड टू हाँ, वो टेक मतलब आई प्राइड, थिंक क्योंकि जीवन में पहली बार इस तरह के मार्क्स 60% फर्स्ट डिवीजन भी हो 60% जाता। फर्स्ट क्लास की परसेंटेज कट ऑफ होते थे। तो मेरे 58.5% मार्क्स थे, गुड सेकंड डिवीजन से पास हुए। फिर हमें लगा कि अगर जीवन में करना है तो कुछ पढ़ाई करनी चाहिए। बट 77 में हमारे फादर साहब ने कानपुर से अपना बेस शिफ्ट करके दिल्ली करा। तो चूंकि हम यूपी बोर्ड से थे, तो फिर मैंने गाजियाबाद से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। तो उस समय हमारा एक ही सपना था कि ग्रेजुएशन करके हम लॉ करेंगे, क्योंकि मैं जब भी किसी काले कोट वाले को जिरह करते हुए देखता था, सुनता था, उनके बारे में अखबारों में पढ़ता था, तो वो दैट यूज्ड टू एक्साइट मी। मेरा एक आकर्षण था उसके प्रति। तो मैं एडवोकेट बनना चाहता था, लेकिन किस्मत ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी लिखी हुई थी। तो उसके किस्मत ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी लिखी थी तो उसने यहाँ पहुँचा दिया, यानी कि आपको मुजरिमों के बीच में ना पहुँचा के सेठों के बीच में, पैसे वाले लोगों के बीच में पहुँचा दिया, कह सकते हैं। कह सकते हैं। हर व्यक्ति की ना बचपन में, अपने युवा काल में एक तमन्ना होती है, आदर्श होते हैं, कुछ रोल मॉडल होते हैं कि मैं इस व्यक्ति की तरह अपने जीवन को जीना चाहता हूँ या ऐसा मैं बनना चाहता हूँ। जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे तो क्या कभी कोई ऐसा व्यक्ति आपका रोल मॉडल बना कि मुझे अपनी लाइफ इसके जैसे जीनी है या मुझे इसके जैसे बनना है जीवन में? जैसे आपने कहा कि मैं एडवोकेट बनना चाहता था जिरह देख देख के। बट रवि जी, सच अगर कहूँ तो ऐसा कोई रोल मॉडल होगा या ऐसा मैंने कल्पना करी, हमारा ध्यान कभी इस तरफ गया ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने जीवन को जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो शायद उस रोल मॉडल में मेरे फादर साहब का चरित्र उभर करके आता है कि जो उनकी एक नेवर से डाई अप्रोच थी जीवन के प्रति। अभाव में रहते हुए भी किस प्रकार से जूझते हुए उन्होंने अपने परिवार को एकजुट रखा और उनका पालन पोषण किया, जो कि उनकी जिम्मेदारी थी। वो कहीं ना कहीं मुझे किसी जहन के कोने में था और शायद उसने हमारे को मार्गदर्शन के रूप में आगे बढ़ाया। तो रोल मॉडल एज सच मैंने कभी नहीं विजुलाइज किया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पिताजी हमारे रोल मॉडल बने। आपके रोल मॉडल बने। वीरेंद्र जी, अभी हम बचपन से जवानी से और जवानी से अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बचपन में या जवानी में एक सपना होता है, जैसे आपने कहा आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, कानपुर से आते हैं, तो जब हम कानपुर या उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर या गांव की बात करते हैं, या मैं कहता हूँ मेजॉरिटी में पूरे देश में भी यही एक सोच है, अप्रोच है, क्योंकि लगभग 92 करोड़ लोग आज की तारीख में ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। हालांकि कानपुर कोई ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन जो एक सोच है एक मध्यम वर्गीय परिवार की कि भाई हमें तो बच्चा पढ़ ले और उसके बाद सरकारी नौकरी में लग जाए। तो क्या कभी आपके जीवन में ऐसा, पिताजी हालांकि आपके व्यवसायी थे, तो कभी ऐसा आपकी फैमिली में रहा कि आपको व्यवसाय करना है या नौकरी करना है, या आपकी सोच अलग थी और परिवार की सोच अलग थी?
सच पूछो तो हमारे परिवार में किसी ने कोई सरकारी नौकरी आज तक नहीं करी, और जब मैं अपने टीन्स में था उस समय तक तो बिल्कुल भी नहीं करी किसी ने। तो नौकरी हमारी सोच का विषय कभी नहीं रहा, अच्छा, नौकरी का कभी भाव, कभी ख्याल मन में आया ही नहीं? परिवार में कभी नहीं रहा। परिवार में नहीं आया। लेकिन जहाँ तक मेरे बचपन की यादें जो मुझे आज याद हैं, जो स्मरण है, वो इस बात पे हमारा विश्वास था कि हम पढ़ लिख करके एक छोटी मोटी नौकरी करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन वो सरकारी नौकरी की तरफ कभी भी रुझान नहीं था, कि प्राइवेट नौकरियां भी उस समय मिलती थी। यहाँ पर सवाल इस बात का है कि किसी भी देश में हर व्यक्ति नौकरी नहीं कर सकता, सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। किसी भी सरकार के पास इतने अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं कि वो अपने देशवासियों को 100% जॉब सिक्योर करके प्रोवाइड करा दे। इसके लिए तो हमें ही अपने अंदर स्किल्स ऐसी पैदा करनी पड़ेंगी कि जो हमें आत्मनिर्भर बनाए और हम किसी भी प्रकार से अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में रह करके अपना जीवन यापन करें, और साथ ही साथ हम कुछ रोजगार प्रोवाइड करें। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। रही बात माँ बाप की एक्सपेक्टेशन की, जो आपने जिक्र किया, माँ बाप की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, बट उनकी एक्सपेक्टेशन नौकरी तो मैं नहीं कहूँगा कि 100% होती है। उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मेरा बच्चा पढ़ने के बाद प्रॉपर जगह पे सेटल हो जाए और अपने जीवन यापन के लायक वो बन जाए, और उसका जो अपना परिवार है उसका लालन पोषण अच्छी तरीके से कर सके। बट एज आई सेड अर्लियर कि हर एक के लिए नौकरी और सरकारी नौकरी तो खास तौर से पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए आपको खुद ही अपने आप को स्किल्ड करना होगा। और मैं तो एक बात ये भी कहूँगा इसी से कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है। आजकल मैं देखता हूँ हमारी युवा पीढ़ी ज़्यादातर सोशल मीडिया पे अपने आप को एंगेज करके रखते हैं। तो बजाय इधर उधर की चीज़ें देखने के, अपनी स्किल्स को शार्पन करने के लिए उस मीडिया को यूज़ करेंगे। उसको, अगर मैं ये कहूँ कि उसको मिसयूज़ ना करके उसका यूज़ करें, तो ये एक बेहतर चीज़ होगी, और अपने आप को स्किल कर सकते हैं और एवेन्यूज ढूंढ सकते हैं कि हाउ टू शार्पन देयर स्किल्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी। इंटरनेट का यूज़ करते हैं युवा पीढ़ी, मोबाइल पे खूब अपना टाइम नष्ट करती है। तो बिल्कुल वीरेंद्र जी सही कह रहे हैं कि आप अपने समय को सदुपयोग करें, ना कि उसका दुरुपयोग करें, और सिर्फ रील फालतू की देख के, जो आपके सिर्फ इंटरटेनमेंट्स के लिए चीज़ें हैं, उनको ना देखें, बल्कि ये देखें कि आप अपनी स्किल्स को कैसे बढ़ाएं, इन्हांस करें, जिससे आपको जीवन में वो पैसे कमा के दे सकें। वीरेंद्र जी, जैसा अभी आप चीज़ें बता रहे हैं कि आप धीरे धीरे चीज़ें बढ़ते गए, आपने कर्म किए। जब हम कर्म करने की बात करते हैं, जब आपको पहला कहते हैं ना, पहली कमाई, हर एक की पहली कमाई कोई ना कोई तो होती है, तो ऐसी पहली कमाई कौन सी थी जिससे आपको खुशी मिली कि यार ये तो मैंने सोचा नहीं था और ये हो गया? इसी वाक्य में मुझे खुशी कब मिली शायद मुझे याद नहीं होगा, लेकिन इससे रिलेटेड एक बात जरूर है जो कि मेरे जहन में आज तक है। जब मैंने 1984 में अपने सीए एग्ज़ाम्स पास किए, तो जहाँ पर मैंने ट्रेनिंग करी थी वहीं पर ही हमने अपना जॉब स्टार्ट किया। तो जिस समय मैं सीए फाइनल के पेपर दिए थे, उस समय हमारी जो सैलरी थी वो 750 या 800 रुपये पर मंथ। तो जब मैं सीए क्वालिफाई कर गया, तो वहीं पर ही जब उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि आप कंटिन्यू करें, तो हमारी सैलरी उस समय 1500 रुपये हुई। और आप यकीन मानिएगा कि जब मुझे ये बात पता लगी, तो मेरा बस एक ही मन कर रहा था कि मैं किसी तरीके से घर जाके अपनी माँ से ये बात शेयर करूं। और मैं घर आया, और आज भी मुझे वो एक एक सीन याद है। हम उस समय वॉल्ट सिटी में रहते थे। तो जब मैं घर आया और मैंने अपनी मम्मी से ये बात शेयर करी कि मेरी तनख्वाह 1500 हो गई, उन्होंने रो रो करके घर भर दिया, खुशी के आंसू। मतलब वो 1500 रुपये का सुनने के बाद जो घर में एक खुशी का माहौल आया, वो शायद आज मैं करोड़ों रुपए भी कमा करके शायद वो खुशी नहीं हासिल कर पाऊंगा या कर पाता हूँ, जो 1500 की खबर सुन के हमारी माँ को। तो यानी कि मात्र 750 रुपये
बढ़ने से, या 800 रुपये, है ना, जो भी है, मतलब कुल मिला के वैसे तो खुशी की बात थी क्योंकि सैलरी दोगुनी हुई। और बिल्कुल आपने सही कहा। और मुझे जब आप ये बता रहे थे तो मैं भी कहीं अपने आप को लिंक कर रहा था। तो डेफिनेटली जब आप शुरुआती दौर में जब आपको ये अचीवमेंट्स मिलती हैं तो मुझे अब ऐसा लगता है कि जो फाइनेंशियल अचीवमेंट अब चाहे कुछ भी हो जाए, बट वो जो खुशी उस वक्त आई थी वो शायद कभी भी नहीं आ पाएगी। और हकीकत है ये, जो पहले जब छोटी छोटी कभी कोई काम मिल जाता था, हम लोग करते थे, उसमें से कुछ रियलाइजेशन होती थी, फीस आती थी, तो उसकी जो खुशी होती थी आज वो कहीं ना कहीं मिस करते हैं। कहीं ना कहीं मिस करते हैं, या यूं कह लें कि वो वाला खाता पूरा हो गया, ईश्वर की कृपा वाली जो हम बात कर रहे थे, हो जी। सकता है ईश्वर ने सिस्टम बनाया हो कि भैया ये वाली खुशी तुमको एक ही बार मिलेगी। वीरेंद्र जी, जब आपने कहा कि जॉब की आपने शुरुआत में, तो अपना बिजनेस करने का ख्याल कब आया? आपको कब लगा कि मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए? आपको कब लगा कि मुझे दूसरे एवेन्यूज़ भी तलाशने चाहिए? ये ख्याल कैसे आए, या ये ऐसी कैसी सिचुएशन बनी कि आप अपने व्यवसाय में आए? वेल 84 जुलाई में हमारा रिजल्ट आया, और जहाँ से मैंने ट्रेनिंग की थी, मिस्टर रमेश चंद्र गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो हमारे बॉस थे और जो कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में लेक्चरर भी थे, तो उनके साथ मैंने 93 तक काम किया। और उन्होंने, उनका अभी एक योगदान है मेरे जीवन में, उन्होंने मुझे पॉलिश किया, मुझे वो टेक्निक्स सिखाई। तो फिर मुझे लगा कि अब एक 1980 से 93 का एक लंबा अंतराल हो गया, मुझे अपना कुछ शुरू करना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने 93 में वहाँ से सेपरेट हो करके अपना अलग वेंचर शुरू किया। ऑफ कोर्स अपने एक पुराने मित्र के साथ पार्टनरशिप में करके कुमार पियूष एंड कंपनी के नाम से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की अपनी प्रैक्टिस, इंडिविजुअल प्रैक्टिस शुरू करी। और एक जुनून था, एक पैशन था, दिन रात काम करके हमने अपना एक नाम कमाया और तरक्की करी, तरक्की के नए आयाम छुए। और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। रेस्ट इज हिस्ट्री। वीरेंद्र जी, जब आप बात कर रहे हैं कि जुनून था, काम किया, तो 84 में आप कितने, 22 वर्ष के रहे होंगे? 62 आप 84 में 23, कब आपने 62 था? मेरा 61, 61, ओके, सॉरी। नवंबर हाँ, 61। तो 23 साल के रहते, तो 23 वर्ष की उम्र में जुनून था, काम था। आज की तारीख में अगर हम देखें, युवा पीढ़ी की हम बात करें, जो अभी आपने कहा था कि युवा पीढ़ी मोबाइल पे अपना समय नष्ट करती है, ठीक है, मिसयूज़ करती है, तो वह जुनून तब में और अब में, क्या युवा पीढ़ी बदल गई, समय बदल गया, या मोबाइल्स और इन सब की वजह से लोगों के अंदर डिस्ट्रैक्शन हो गया है? रविंदर जी, इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसको, क्योंकि हर एक में नहीं है, कुछ लोग हैं, बट मेजॉरिटी में है। मेजॉरिटी में शहरी इलाकों में कम है, क्योंकि वहाँ का अपना एक अलग स्ट्रगल है। लेकिन मैंने देखा, मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो मैं कई बार राजस्थान के एरिया में जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर आज भी गांव में एक पेड़ बना हुआ है, पेड़ के नीचे चौपाल टाइप की जगह है, और वहाँ पे मैं देखता हूँ कि दोपहर के टाइम पे युवा, मतलब 18 साल से 25 साल की उम्र के जवान बच्चे पेड़ के नीचे खड़े होकर गप्पे मार रहे होते हैं और व्हाट्सएप पे देख रहे होते हैं। तो वहाँ पे तो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ सुधार की ज़रूरत है। लेकिन मैं साइमल्टेनियसली ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अपने प्रति सचेत भी है, अपने प्रति सजग भी है। शहर वाली भी कह सकते हैं, और सेमी ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग कह सकते हैं। जैसे मैं कानपुर से आता हूँ, तो कानपुर में भी मैं कंट्रास्ट देखता हूँ। हाँ, वही मैं कुछ मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा सिंसियर है, कुछ मैं देखता हूँ कि बिल्कुल अपनी एक मेन लीग से हट गए हैं। तो बट ये है इसको, बट उनके लिए तो यही है कि इससे बाहर निकल के और उसी टेक्नोलॉजी को अपने यूज़ के लिए करें तो बेहतर करें। युवा काल में व्यक्ति को, युवकों को कितने घंटे काम करना चाहिए? दिन में 24 घंटे होते हैं, कितने घंटे काम करे वो, जिससे वो सफल होने की संभावनाएं उसकी प्रबल हो जाएं? रविंद्र जी, ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, इसको हम जनरलाइज फिर मैं कहूँगा कि नहीं कर सकते। जहाँ तक काम करने की बात है तो मैं मानता हूँ कि अगर आप अपने आप को व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक से ऑर्गेनाइज करके कर रहे हैं, तो शायद 10 घंटे की वर्किंग भी काफ़ी है। और अगर आप अपने आप में ऑर्गेनाइज नहीं है तो शायद आप 18 घंटे काम कर लें। तो यानी कि कम से कम आप ये मानते हैं कि 10 घंटे तो काम करना ही चाहिए? 10 घंटे ईश्वर ने पूरी क्षमता दी है। ईश्वर ने तो क्षमता 24 घंटे भी करने की दी है,
लेकिन वो लॉन्ग टर्म में लगातार पॉसिबल नहीं है। अगर आप 10 घंटे की वर्किंग एफिशिएंटली करते हैं, फोकस्ड होकर के करते हैं, आप घर की चीज़ अपने उस काम के टाइम पर ऑफिस में नहीं लाते हैं। मतलब काम के समय में यदि काम ही करते हैं और 10 घंटे कर लें तो बहुत है। 10 घंटे मैं समझता हूँ बहुत है, जो कि बाद में अगर हमारी एज में आते आते वो 8 घंटे तक भी नहीं रह जाती है। उसमें तो क्या होता है कि जब आप आगे ग्रो करते चले जाते हैं तो आपको सपोर्टिंग हैंड्स मिलते चले जाते हैं, तो आपका काम बढ़ जाता है। तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। लेकिन आपके हिसाब से जो आपका कहना है कि भाई 10 घंटे यदि व्यक्ति फोकस होकर काम कर ले तो उसकी सफलता मैं ऐसा मानता हूँ कि वो पर्याप्त, हाँ, पर्याप्त है। अब इसमें एक और प्रश्न यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं युवाओं के नज़रिए से भी प्रश्न पूछ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो इससे मोटिवेट हो। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि युवा अपनी एजुकेशन पूरी कर लेता है, उसके बाद वो सोचता है सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करता है। मैं जो आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे थे, बट उसको जब नौकरी नहीं मिलती है तो वो हताश हो जाता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स किए जहाँ पे युवा अपनी रोज़गार को लेके हमें अप्रोच करता रहता है कि साहब आप हमारे लिए प्रोग्राम करिए, क्योंकि सरकार नौकरी नहीं निकाल रही है। और जब नौकरी नहीं निकालती तो वो कहता है जी हम अपना टाइम मोबाइल देख देख के, यूट्यूब और इंस्टाग्राम देख देख के काटते हैं। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि भैया आपकी एजुकेशन पूरी हो गई, नौकरी अगर सरकारी नहीं मिल रही तो उनको अपने टाइम का सदुपयोग कैसे करना चाहिए जिससे उनके जीवन में आगे चल के सफलता आनी शुरू हो जाए? रविंद्र जी, बात बड़ी सिंपल सी है कि मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि सरकार के ऊपर अपनी निर्भरता छोड़ दीजिए। हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसके भरोसे अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। उसके लिए हमें खुद के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और वो तैयार करना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, जो हमारे युवा ग्रामीण क्षेत्र में है, क्योंकि मैं अगेन उत्तर प्रदेश से आता हूँ तो उसका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर है। और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन के साथ है, और वहाँ पर युवा बहुत ज़्यादा हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र में हैं। तो खाली ट्रेडिशनल मेथड से काम करते रहेंगे तो उससे आने वाले टाइम में अब गुजारा नहीं है। आप हमारा कंट्री भी, पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज हो गया है। पहले तो बाहर की चीज़ें हम नहीं पता लगा सकते थे, लेकिन अब तो सोशल मीडिया के माध्यम से 1 सेकंड में विदेश में क्या हो रहा है इंडिया में वो घटित होता है। सबसे बड़ा एग्जांपल हम इजराइल का ले सकते हैं। अगर हम खेती की बात करते हैं तो इजराइल ने उन अपने चैलेंजेस को पार करते हुए नई नई टेक्निक्स ग्रामीण क्षेत्र में खेती के लिए फॉर एग्जांपल ईजाद करी हैं, जो कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हमें मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं। तो वहाँ से हम अपने आप को भी स्किल कर सकते हैं। हम उस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं जानकारी तक पहुँचने के लिए, और वहाँ से हम अपने आप को खोजें कि कहाँ पे कोर्सेज हो रहे हैं। जाहिर है कि विदेश जाना हर एक के लिए संभव नहीं है, लेकिन हम इंडिया में रह करके भी अपनी स्किल को शार्पन कर सकते हैं। और हमें अपने आप को खुद को मजबूत करना होगा अगर हमें इस समस्या से उबरना है। सरकार के या किसी प्राइवेट जॉब के भरोसे रह करके आप अपना समय वेस्ट नहीं कर सकते। अपना समय नहीं वेस्ट कर सकते हैं, अपने जीवन को वेस्ट नहीं कर सकते। समय बहुत कीमती है। समय को सदुपयोग करते हुए आप अपनी तैयारी आज से शुरू करें, और समय लगेगा लेकिन चीज़ें पॉजिटिव होंगी। वीरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भी समय का सदुपयोग करें। और जैसा वीरेंद्र जी ने कहा, इजराइल का एग्जाम्पल दिया एग्रीकल्चर को लेके, और हमारे देश को हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा और आज भी शायद पढ़ाया जाता होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि उनके खेत में खेती कैसे आधुनिक तरीके से हो सके, और उसके लिए आप YouTube में जाके इजराइल का जैसे बताया, और भी मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग इस तरह के वीडियोस डालते रहते हैं कि क्या खेती करनी चाहिए, कौन सी फसल के दाम अच्छे मिल रहे हैं, किसकी डिमांड ज़्यादा है। तो अगर डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए यदि आप अपनी खेती करते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें भी आपको नौकरी की जो तलाश की बात करते हैं वो ख़त्म हो जाती है। मैंने एक आपसे सवाल किया था कि आपको पहला वेतन या पहली कमाई पे कब खुशी हुई थी, तो एक और इससे खुशी से जुड़ा हुआ सवाल मुझे आया कि कौन सा वाहन खरीदने में आपको सबसे ज़्यादा खुशी महसूस हुई। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि वो मर्सिडीज थी या वो स्कूटर था या वो बाइक थी या कार थी, क्या था वो? रवीन जी, वैसे तो बड़ा सब्जेक्टिव है सवाल है। हाँ, इसीलिए सबको आंसर भी सब्जेक्टिव लेकिन चाहिए। मेरी अपनी जहाँ तक व्यक्तिगत बात है तो मैं 92 में पहली बार एक पुरानी फिएट खरीद के लाया, और वो फिएट
इफ़ आई रिमेम्बर करेक्टली वो कम से कम 25-30 साल पुरानी थी। उस समय जो उसको ला करके जो एक फीलिंग आई, एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आया, वो शायद आज बड़ी गाड़ियों में भी नहीं महसूस होता है। जो थ्रिल, जो एक्साइटमेंट उस समय महसूस तो हुई 92 में एक पुरानी फिएट लेकर के। हालांकि उसके बाद आई थिंक 1 साल रखने के बाद हमने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, बिकॉज उसका मेंटेनेंस का अपना एक अलग चैलेंज था। बट यस, प्राउड मोमेंट्स। तो इसी पे थोड़ा सा और मैं पूछता हूँ कि जैसे आपने कहा थ्रिल था, तो जो पहले दिन लाए थे, तो उस दिन आपको जिस दिन लाए थे और जिस दिन लाने वाले थे, मतलब एक दिन लाने से पहले आपको पता होगा कल मुझे लेने जाना है, तो जिस दिन लेने जाना है उस दिन नींद आ गई थी आपको? और जिस दिन लेके आए थे, क्या उस दिन भी आपको नींद ठीक से आ गई थी? नींद तो आ गई थी, लेकिन इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब मैं लेने गया वहाँ पे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कैलाश हिल्स के ऊपर किन्हीं सज्जन के पास गया था लेने। तो शायद वो किसी काम में व्यस्त थे, तो वो बाहर आने में बहुत टाइम लगा रहे थे। वो टाइम बहुत मुश्किल से कटा कि किसी तरह से डील फाइनल हो और हम अपनी गाड़ी में बैठे गाड़ी सेल्फ में बैठ मारे। करके सेल्फ मार के चले। वो अलग बात है कि महीने भर बाद ही हम अच्छे खासे मैकेनिक बन गए थे, क्योंकि बजाय हमने उचित समझा कि हम मैकेनिक के पास जाने के बजाय आत्मनिर्भर हो जाएं और उसको ठीक करना सीख लें, तो हम मैकेनिक जरूर हो गए थे। बिल्कुल ठीक है, मुझे भी याद आ गया कि मेरे एक कार थी, तो भी मैकेनिक था, वो कहता था बाजी चिंता मत करो, इशारे नाल गड्डी चलेगी। बट उसका कहने का मतलब इशारा कौन सा था वो नहीं समझ में आया, बाद में समझ में आया, कहता जी धक्का मारो पीछे से। कई बार ऐसा हमारे साथ भी हुआ। वीरेंद्र जी, आप कुल मिला के ओवरऑल एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं। उम्र भी आपकी 62 हो चली है, सरकार 60 साल में कहती रिटायर हो जाओ, लेकिन अब आपका अपना काम है, अपना व्यवसाय है, तो रिटायरमेंट तो होनी नहीं है। बच्चे आपके 2 हैं, मैरिड भी हैं और साथ के साथ एस्टेब्लिश भी हैं। अब आपके पास जिम्मेदारी किस चीज़ की है? क्या करना चाहते हैं जीवन में? क्या ऐसे ही पैसों के पीछे भागते रहना चाहते हैं, और इकट्ठे कर लूँ और 2-4 करोड़ और 100 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लूँ, क्या करना चाहते हैं? आज के युग में रविंद्र जी, सरकार की रिटायरमेंट की एज से वास्तविक रिटायरमेंट का कोई लेना देना नहीं है। वो महज एक आंकड़ा है, और हमारे जैसे जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं वो कभी रिटायर नहीं होते। ऑन द कॉन्ट्रेरी, 60 के बाद तो वो अनुभवी होते हैं। वो इस पोजीशन में ज़रूर आ जाते हैं कि जो भी उन्होंने 35 साल, 40 साल, 45 साल काम किया है, उसके अनुभव का एक एनकैप्सूल बना करके वो दूसरों की मदद कर सकते हैं, और अपने नॉलेज को इम्पार्ट करके, शेयर करके एक बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो जहाँ तक मेरे करने का सवाल है, तो हमारी तो कभी भागने की चाहत नहीं रही। मैं बाय नेचर बहुत एक लेड बैक सा इंसान हूँ, कभी भाग दौड़ी में हमारा विश्वास नहीं रहा। लेकिन अब जिम्मेदारियां तो इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपना एक डिफाइन करना होता है, कि एक लाइन ड्रॉ करनी होती है कि आप कहाँ पर रुकना है और कहाँ तक आपको चलना है। तो मैं समझता हूँ ईश्वर की कृपा से बच्चे हमारे सेटल हो गए। मैं दोनों बच्चे मैरिड हैं, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पली मैरिड हैं, खुश हैं, अपने अपने काम में बिजी हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी जो पर्सनल इच्छा है वो ये है कि जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लास्ट 43 ईयर्स ऑफ माई वर्किंग एक्सपीरियंस, वो मैं अब समाज के साथ साझा करूँ। आज बहुत से मेरे मित्र हैं जो किसी न किसी चैलेंज से, सभी लोग गुजरते हैं, हम लोग आम इंसान तो चैलेंज से गुजरता ही है। तो मुझे अब इस बात में थोड़ा सा एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करके उनकी लाइफ को कुछ आसान कर सकूं। तो अभी तक तो हम लोग समाज से लेते ही आए हैं, चाहे वो सब्सिडाइज्ड एजुकेशन के रूप में लिया हो, चाहे वो यूसेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो सरकार द्वारा, वो तो आज भी चलता रहेगा। लेकिन चलता रहेगा। अब दिली इच्छा ये है कि अपने लिए बहुत कर लिया, अब कुछ समाज के लिए भी करते रहना चाहिए। हालांकि ये हम आज से करीबन, आज 2023 है, तो 2003 में हमने शुरू किया था अपनी एक यात्रा आस एनजीओ के रूप में। तो वो पिछले 20 वर्षों से हमारी चालू है, और उससे हमें एक फ़ायदा जो सबसे बड़ा हुआ
कि हमें कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि अब 60 के बाद क्या, क्योंकि वो एक कॉन्टिन्यूटी में चला आ रहा है। मतलब जो यात्रा, जो लोग कहते हैं ना कि समाज सेवा की जब बात करो तो लोग कहते हैं अभी क्या करना, 60 साल के बाद करेंगे, 70 के बाद करेंगे, यानी कि अभी तो मेरे अपने लिए कमाने की आवश्यकता है। तो वह यात्रा आपने आज से 20 साल पहले ही शुरू कर दी थी, जिस वजह से शायद आप कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ क्या सोचूं, क्यों तो मैं पहले से ही कर रहा हूँ। लेकिन इस संस्था के माध्यम, आस के माध्यम से आप समाज का किस तरह से भला कर रहे हैं, और आगे फ्यूचर प्लान अगर मैं बात करूं अगले 10 सालों में या 15 सालों में आप क्या सोचते हैं कि मैं किन लोगों की लाइफ में इस संस्था के माध्यम से, अपने माध्यम से इम्पैक्ट डाल सकता हूं? रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसा सोचना कि हम समाज का भला कर रहे हैं, ये शायद उचित नहीं होगा। अगर हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि वो हम अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी प्राइड के लिए कर रहे हैं। एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग होती है, जो कि आपको एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करती है। तो सच कहूँ तो समाज के लिए ना करके हम ये अपने लिए कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि समाज किससे बना है? लेकिन समाज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समाज का तो भला हो ही रहा है। वो है, वो एक बाय प्रोडक्ट है, बट प्राइमरली हमारा अपना हो रहा डेफिनेटली है। वो और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इसमें कि समाज क्या है? समाज हमसे और आपसे बना है। बिल्कुल। मेरा ये बहुत फर्म बिलीफ है कि अगर हम और आप जिससे समाज बना है, अगर हम खुश हैं, जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमें खुशी मिलती है, हम संतुष्ट हैं, तो एक अच्छे समाज का निर्माण तो वैसे ही हो जाएगा। और जब अच्छे समाज का निर्माण होगा तो अच्छे राष्ट्र का निर्माण तो वैसे ही हो जाएगा। तो हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, लच्छेदारी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा काम करना है कि अगर हम सब अपने आप से प्रण लें, अपने आप में ये डिसाइड कर लें कि हमें खुश रहना है, संतुष्ट रहना है हर हाल में, तो अच्छे राष्ट्र का निर्माण अपने आप ही हो जाएगा और एक अच्छा ग्लोबल विलेज अपने आप तैयार हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। वीरेंद्र जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आप वाक्पटुता में बहुत माहिर हैं। आपने कहा हम लच्छेदारी वाली बातें नहीं करते। अब मैं एक ऐसा प्रश्न आपसे पूछने जा रहा हूँ, तो आपकी वो पता लगेगा कि वाक्पटुता है या आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपके साथ काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, क्या वह टीम, वह एम्प्लॉयज़, चाहे वो घर में काम करने वाले लोग हों या ऑफिस में काम करने वाले लोग हों या साइट पे काम करने वाले लोग हों, आपसे प्रसन्न रहते हैं? मैं ऐसा मानता हूँ कि वो रहते होंगे, और वो मैं क्यों मानता हूँ वो भी आपसे शेयर कर लेता हूँ कि मेरे ऑफिस में जो स्टाफ स्ट्रेंथ है इस समय, उसमें से मेरे साथी आज अपना 30वां वर्ष हमारे ऑफिस में पूरा कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर वो 30 सालों से या 27 सालों से या 25 सालों से हमारे साथ हैं तो शायद वो खुश ही होंगे, खुश ही उनके लिए होंगे। ठीक ही कर रहे होंगे। ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, मैं आपकी इस और बात बाकी आपको अगर सच्चाई जाननी है तो आपको उनका नहीं, नहीं, इंटरव्यू हम लेना पड़ेगा। बिल्कुल। अपने मुंह से तो हम क्या कहें। नहीं, अब वो तो देखेंगे तो खुद ही वो नीचे कमेंट में लिख देंगे ना कि हम खुश हैं या नहीं हैं। तो नहीं, ये बिल्कुल आपने सही बात कही। अगर लोग प्रसन्न होंगे तो लंबे साथ आपके साथ चलते हैं। और हालांकि जो आपने कहा, समाज के लिए जब हम काम करते हैं तो हम, आप सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि समाज के लिए काम करते हैं। कई बार वो सिर्फ अपनी तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, कहीं लगाना चाहते हैं, कहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, उनके साथ काम करने वाले हैं, उनके यार दोस्त हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है कि कभी अगर वो मुसीबत में हो तो उनकी वो मदद करें। बट होलिस्टिक जीवन जीने के लिए समाज में और जीवन में बहुत काम करने पड़ते हैं। जहाँ तक लीडरशिप की बात है तो व्हाट इज़ लीडरशिप? दी एबिलिटी टू टेक द मासेस अराउंड, सबको साथ ले कर चलने की कला को ही तो लीडरशिप कहते हैं। अकेला चल के आप कहाँ पहुँचोगे? एकला चलो रे वाली कॉन्सेप्ट आई डोंट थिंक कि आज की डेट में कोई बहुत ज़्यादा उसका कोई मायने है, जब तक कि आपके पीछे आपके सपोर्ट में लोग ना चले। तो अकेला चलने से आप कुछ हासिल नहीं कर। हाँ, वो कहा भी जाता है ना, कहावत है पुरानी हिंदी की एक शायद कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। नहीं फोड़ सकता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक करें। तो अगर हम बात, आपने जो ये कभी थोड़ी देर पहले कही थी कि 60 साल की उम्र हो गई, हमने इतना अनुभव ले लिया, इतना तजुर्बा ले लिया है, और इस अनुभव, इस तजुर्बे को समाज के साथ, सोसाइटी के साथ
जिनको ज़रूरत है उनको बांटना है, उनको शेयर करना है, जिससे वो लाभान्वित हो सके अपने जीवन में। तो क्या आपने कोई ऐसा रोड मैप बनाया है? क्या आपने कहा जो मैंने अपने अनुभव के कुछ कैप्सूल्स बनाए हैं, कोई उनको पेन डाउन किया है कि मैं इस क्षेत्र में लोगों की मदद कर सकता हूँ और मैं इस तरह से करूँगा? ऐसा तो पेन डाउन तो नहीं किया है, लेकिन यस, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम इफ़ आई फील द नेसेसिटी तो वो भी हम करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं चूँकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते फाइनेंशियल वर्ल्ड से आता हूँ, तो मैं अपनी युवा पीढ़ी को जो भी मेरे इंटरेक्शन में आता है तो उसको एक बात ज़रूर कहता हूँ कि आप मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे को ढंग से डिप्लॉय करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर कम उम्र से एक अच्छी सेविंग्स की हैबिट डेवलप कर ली जाए, मिसाल के तौर पे कमाई में जब इंसान बिजी हो जाता है तो उसको, आज एक छोटी सी बात है, हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस पे उसका दिमाग नहीं जाता या उसके बारे में उसके पास जानकारी नहीं है, और भगवान न करे कभी कोई फंस जाए तो उसको पता नहीं, करे मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ली थी लेकिन वो पता लगा पर्याप्त नहीं है, या तो वो लिमिट से बहुत कम करा ली गई या लिमिट से बहुत ज़्यादा करा ली गई। तो मेरा जो अल्टीमेट गोल है, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की चीज़ों पे मैं आ करके और इसको समाज के सामने अपने अनुभव को शेयर कर सकता हूँ। और आज आपसे, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही जो कहीं ना कहीं दिमाग में चल रही थी कि इनको एनकैप्सूल करके, इनको जॉट डाउन करके एक प्रॉपर व्यवस्थित तौर पे इसको पब्लिक के सामने, पब्लिक जनता के के सामने सामने लेके लाया जाए। लाया जाए। तो वीरेंद्र जी, जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई लोगों में ये एक वैक्यूम है, तो क्यों नहीं आप ये फाइनेंशियल लिटरेसी को एक अपनी मुहिम बनाते हैं और आज के तहत लोगों को जागरूक करने का काम शुरू करते हैं? कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आज का तो फुल फॉर्म ही यही है, एटीट्यूडनल अवेयरनेस इन दी सोसाइटी। क्योंकि हमारा मानना ये है कि आप किसी दूसरे को परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ परिवर्तन, डिसर्निबल परिवर्तन या दिखने वाला परिवर्तन लेके आना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो जब आपका नज़रिया ठीक होगा तो आपको सब कुछ ठीक दिखने लगेगा। तो एटीट्यूडनल अवेयरनेस इन सोसाइटी के नाम से जब हमने आज को चालू किया तो हमारा प्राइमरी फोकस था उसमें हेल्थ और एजुकेशन का। एजुकेशन में जाहिर है कि हम जो हमारे प्रतिभावान छात्र हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, जो किसी वजह से आगे नहीं पढ़ पाते हैं, उनको गाइडेंस का अभाव है या संसाधनों का अभाव है, तो वहाँ पर आज टाइम टू टाइम, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा संख्या में हमने ये कर लिया, लेकिन एक प्रयास किया और सफल प्रयास किया। हेल्थ के क्षेत्र में हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया हुआ है कि फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सर्विकल कैंसर। आपको पता है कि कैंसर में सर्विकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर आपस में आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं जी। नंबर 1 और 2 की प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो हमने 2009-10 के आसपास ये पाया कि सर्विकल कैंसर के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, और आंकड़े जो उसके जो दुष्प्रभाव हैं वो डराने वाले आंकड़े थे। तो हमारी वाइफ वर्षा गोयल जो कि उसकी प्रेसिडेंट हैं, फिर उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू करा। फॉर्चुनेटली हमें डॉक्टर अंशुमन कुमार का साथ मिला, डॉक्टर रीटा बख्शी का साथ मिला, जिन्होंने हमारे शुरुआती दौर से आज तक हमारे साथ रही हैं, हमें गाइड करती रही हैं। तो हमारा मानना यह है कि करने को तो हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन एक ही एनजीओ में बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमारा फोकस डाइवर्ट होता होके है। चल रहे हैं। तो हम फोकस होके करना चाहते हैं। और एक बात मैं और शेयर करूंगा कि हम लोग चाहते हैं कि अब चूँकि हमारे भारत में ही सर्विकल कैंसर का वैक्सीन बनना शुरू हो गया है, तो हमारा अगला पड़ाव जो है वो एचपीवी वैक्सीन का के लगवाने का, कैंप लगाने का, उसका अभियान चलाने का हमारा अगला पड़ाव आज है। के तहत आज के तहत ही है। ओके। तो हमारी बातचीत चल रही है। कोई ऐसा टारगेट आपने लिया है कि मैं अगले 5 सालों में या 10 सालों में कितने लोगों को वैक्सीनेट करेगी आस? रविंद्र जी, दिल तो बहुत कुछ चाहता है करने को, दिल मांगे लेकिन मोर। दिल मांगे मोर, और होना भी चाहिए, क्योंकि वही एक आपके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है, मोटिवेशन का फैक्टर होता है। लेकिन हमें अपने रिसोर्सेज को भी देखना है, हमें अपने समय को भी देखना है। तो यस, हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि जितना हम मैक्सिमम कर सकें।
इसको संख्या में मतलब जितना निर्धारित बेस्ट करना पॉसिबल हो सकेगा, possible हो जितना करना चाहिए। आपने कहा कि ईश्वर की जैसी कृपा होगी तो ईश्वर जैसी कृपा करेगा तो उसके जी, अकॉर्डिंग चलेगा। जी। वीरेंद्र जी, हर व्यक्ति का कहते हैं ना, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी जाति प्रजाति या समाज से आता हो, सभी के एक चीज़ ज़रूर होती है सबके पास, शौक, हॉबी। आपकी कोई हॉबी है? मतलब गलत हो गया सवाल कि कोई हॉबी है, मैंने पहले ही कह दिया सबकी होती है, तो मैं कहूँगा कि आपकी क्या हॉबी है? हॉबी तो है। सबसे बचपन में तो हमने क्रिकेट इतना खेला कि हम कभी प्रोफेशनल स्टेज पर तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन क्रिकेट आज भी देखने का शौक जिंदा रखा हुआ है। रात के 12 बजे भी अगर कोई मैच आ रहा है तो हम कोशिश ये रहती है कि हम उसको पूरा देखें। खेलने का समय अब तो खैर खेलने का तो शौक थोड़ा कम हो गया, लेकिन बचपन में बहुत खेला हुआ है। और दूसरा शौक है छोटा मोटा सिंगिंग का। अच्छा, सिंगिंग का। गाते हैं आप या सुनते हैं? हमें गवाया गया, ऐसा कह सकते हैं अच्छा। कि बात करीबन 2009 के आसपास की है। जाहिर है कि हम भी किसी दौर से गुजर रहे होंगे, कोई चैलेंजिंग दौर से गुजर रहे होंगे। तो एक दिन हमारी श्रीमती जी ने देखा कि हम काफ़ी तनाव में हैं, तो उन्होंने किसी को रिक्वेस्ट करके बुला लिया और एक हारमोनियम हमारे घर में बच्चों के लिए रहता था, हारमोनियम ला के रख दिया। बोले अब आज से गाना गाने की प्रैक्टिस करोगे। हमने कहा मेरी वॉइस कभी भी अच्छी नहीं रही। तो मैंने कहा ये क्या? तो बोले नहीं कोशिश करो। तो ये उनकी प्रेरणा थी, हमने धीरे धीरे किया, फिर वो शौक में डेवलप हुआ। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा गाना हम बहुत अच्छा गा लेते हैं, लेकिन गाना गाना अच्छा लगता है और तो अपने लिए गाना अच्छा लगता है। तो वीरेंद्र जी, मैं पूरा गाना तो नहीं सुनना चाहूँगा, लेकिन जो आपका फेवरेट गाना हो उसका एक अंतरा सुनाइए। मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गाना गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मैं इस समय आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ। कोई बात ये दिल लगी ये शोखियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। नहीं। क्या बात है, क्या बात है। पुकारता चला चला हूँ हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह 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 प्यार की। पुकारता चला चला हूँ हूँ मैं। मैं। बहुत बढ़िया, आप तो बड़ा अच्छा गाते हैं। तो ये अभ्यास से, प्रैक्टिस से आया? कभी कभी कर लेते हैं, ओके। कोशिश करी थी लेकिन रेगुलर होता नहीं है, लेकिन गाना अच्छा लगता है। और मुझे कराओके वगैरह पे गाना अच्छा नहीं लगता, लाइव म्यूज़िक पे, लाइव बैंड पे गाना अच्छा गाना लगता अच्छा है। लगता है। वीरेंद्र जी, एक और मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि देखिए, किसी का भी जीवन जब वो सफलताओं की सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है, किसी मुकाम पे पहुँचता है, तो मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ किए, बहुत सारे लोगों से बात की, उनकी कहानियाँ सुनी, समझा। मुझे किसी का भी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि मैं बिल्कुल ऐसे ही चला था और बस आगे चढ़ता चला गया। कभी ना कभी किसी को ठोकर लगती है, कभी कोई नीचे गिर जाता है, फिर कभी उठता है। तो क्या आपके जीवन में भी ऐसा कुछ घटित हुआ जिसने आपकी स्पीड को रोका हो, थामा हो, थोड़ा सा पीछे खींचा हो, थोड़ा सा अवसाद के क्षण लेके आया हो? वेल, बिजनेस रिलेटेड 2 इंसिडेंसेस रहे, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने पीछे कर दिया, उन्होंने हमें अनुभव दिया आगे बढ़ने का कि और बेहतर तरीके से कैसे बढ़ा जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी शेयर किया था कि 1980 से हमने जब ट्रेनिंग शुरू करी, उसी फर्म में हम 93 तक रहे। तो 93 के बाद जब हमने इच्छा जाहिर करी कि हम अलग करेंगे, तो वो एक थोड़ा चैलेंजिंग मोमेंट था। जिस तरीके से हम चाह रहे थे उस तरीके से नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा एक ट्रबल चैलेंजिंग मोमेंट्स के दौरान हम उस पीरियड से गुजरे। फिर हमने अपना अलग शुरू करा, जहाँ पे जब हम निकले तो एक ऑलमोस्ट जीरो की शेप में निकले, लेकिन अनुभव हमारे पास था। तो यानी कि उन चैलेंजेस को आपने पॉजिटिविटी के साथ में देखा और अपॉर्चुनिटी समझा। फिर उसके बाद हमने 93 में कुमार प्यूषण कंपनी शुरू की, अपनी फर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की।
2005 में फिर हमारा उसी जो पार्टनरशिप हमारी थी उसमें एक फर्दर ब्रेक आया। फिर हम एक नए चैलेंजिंग दौर से गुजरे। लेकिन मैंने एक चीज़ महसूस करी, जब चैलेंजिंग दौर होता है तो आप बहुत परेशान होते हैं, बहुत विचलित होते हैं, तरह तरह के नेगेटिव ख्यालात आपके जहन में आते हैं जो आपको परेशान करते हैं, जो कि बहुत नेचुरल है, इसमें कुछ भी नई बात नहीं है। लेकिन मैं अगर एक लाइन में कहूँ, और जो मैं सबको मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी ऐसे दौर से गुजरे तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ओवर थिंकिंग ऑलवेज लीड्स टू सैडनेस। वो आपको और ज़्यादा आशंकित करती है और अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर सैडनेस होती है। जो हुआ उसको हम एक्सेप्ट करें। अगर हम चैलेंजेस में हैं तो फर्स्ट वी मस्ट एक्सेप्ट कि दैट आई एम फेसिंग चैलेंजेस, मैं कष्ट में हूँ। बिकॉज ये साइंटिफिक फैक्टर रवीन जी कि जब हम ऐसा स्वीकार करते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हम मदद किसी से मांगते हैं तो वो उसमें वाकई मदद का भाव आता है। अगर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मदद में भी हमारे एक अकड़ होगी जो कि वो सही तरीके से नहीं पहुंचती है। तो ऐसे में इसको ओवरकम करने का जो मैं समझ पाया कि ओवर थिंकिंग ऑलवेज लीड्स टू सैडनेस। बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, नेचुरल रहे, उसको स्वीकार करें कि हम परेशानी में हैं, रास्ते ढूंढें, जिनसे आपको विश्वास है बात करने में, उनसे बात करते रहें, आपको सोल्यूशन मिलेगा। और मैं जब जब भी निकला हूँ अपने चैलेंजेस से, आप यकीन मानिए उसमें मेरे यार दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है, उनका फाइनेंशियल मदद का भी, और उनका सबसे बड़ी इमोशनल मदद, जो सही गाइडेंस। मैं मानता हूं कि पैसे से कोई ज़्यादा परेशान नहीं होता है, अगर उसको सही वक्त पर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वो बड़े से बड़े चैलेंज को फेस करके निकल सकता है, जैसा कि मेरे साथ 2 बार हुआ। और मैंने एक चीज़ और देखा कि ये घटनाएं क्यों आती हैं जीवन में, वो इसलिए आती है कि ये आपको और ज़्यादा परिपक्व करती है और ज़्यादा मैच्योर करती हैं। तो बाद में कभी छोटी मोटी इस तरह की घटनाएं होती तो आप बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होते। आज अगर ज़रूरी नहीं कि आपके हिसाब से सारी चीज़ें चलें, कई बार ऐसा मोड़ आता है कि आप चाहते कुछ थे, हुआ कुछ है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर मैं अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ कि मैं 62 वर्ष का जो सफ़र करके आया हूँ, तो ईमानदारी की बात है, यकीन मानिए कि हमने ना तो कभी सोचा था कि ऐसा होगा, और ना हम ये प्लान करके आए कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इट जस्ट हैपेंड। बेसिक चीज़ जो थी वो ये थी कि आप लगे रहो। मजाक के तौर पे मैं कहता हूँ लगे रहो मुन्ना भाई, जो एक मूवी का नाम था। आप और हमारे पास, और आपके इस माध्यम से आपके सभी दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि लगे रहो मुन्ना भाई एक बहुत ही जेनरिक टर्म है और जीवन के हर पहलू पे खरी उतरती है। आप जिस कर्म में भी हो उसमें लगे रहो, सफलता आपके कदम अपने आप चूमेगी। अपने आप चूम लेगी, चाहे देर से ही सही, लेकिन चूमेगी ज़रूर। वीरेंद्र जी, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, बल्कि एक संदेश लेना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए, अपने युवा दर्शकों के लिए, कि वह अपने जीवन में सफलता को कैसे प्राप्त करें। हालांकि आपने एक मंत्र दिया है कि निरंतरता, कंटिन्यूटी, लगे रहो, लेकिन उसके अलावा उनको आगे बढ़ने के लिए जीवन में क्या ऐसे 2 कदम उठाने चाहिए जिससे वह जीवन में सफलता को प्राप्त कर सके? मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी, लगातार निरंतर चलना ही शायद की टू सक्सेस है। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए बेसिक 2 इंग्रेडिएंट हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यू आर नॉट वेरी सीरियस टू अचीव योर गोल। तो जब आपकी सीरियसनेस नहीं होगी तो आप गोल कैसे अचीव करेंगे? तो वो बेसिक ट्रेड्स हैं, आप चलते रहेंगे, आपको रास्ता मिलेगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जब हम हाईवे पे जाते हैं तो हाईवे पे हमें पूरा नहीं दिखाई देता, हमें उतना ही दिखाई देता है कि जो सड़क सीधी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। जैसे ही हम एक टर्न लेते हैं तो दोबारा उससे भी बड़ी सड़क हमें दिखाई देती है, मार्ग दिखाई देता है। जीवन बिल्कुल उसी तरीके से है। हमें जो दिख रहा है वो इस सामने दिख रहा है कि इस दीवार के बाद दुनिया ख़त्म नहीं हो गई है, बट
जो सनातन सत्य है वो है ईश्वर, जो एक फेथ है, हमारा अपना फेथ है, उसको सब कुछ दिख रहा होता है। उसने हमारे लिए निर्धारित किया है कि हमें कहाँ पहुँचाना है, और धीरे धीरे आप चलते जाएंगे, रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा और आप सफलता अचीव करेंगे। सफलता का पैमाना बड़ा सब्जेक्टिव है, किसी के लिए इतनी बड़ी भी सफलता नहीं और किसी के लिए इतनी भी है। जिस भी चीज़ को आप हासिल करें, खुश रहें, जो मिला है उसको रैलिश करें। हमारी खुशी बहुत बड़ी अचीवमेंट की मोहताज नहीं होनी चाहिए। आज हमारे बच्चे ने अगर क्लास में कोई छोटी सी अचीवमेंट करी है, हम क्यों नहीं उसको सेलिब्रेट कर सकते? हम क्यों नहीं उसको यादगार मोमेंट के तौर पे हम उसको सेलिब्रेट कर सकते? जब हम सेलिब्रेट करेंगे, घर में खुशी का माहौल होगा, तो जो भी मोमेंट मिले हम सब उसको एंजॉय करें। बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ी अचीवमेंट मिलेगी, बड़ी खुशी मिलेगी, वो अच्छी बात है, बट उसके चक्कर में हम छोटी छोटी इन पड़ावों को ना भूल जाएं, क्योंकि जब आपको लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना होता है, आप एक साथ कभी भी नहीं जाते हैं। आप छोटे छोटे पड़ाव पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो बी हैप्पी, जो आप कर रहे हैं उसमें आपको खुशी मिलती है या नहीं वो इंश्योर करें। अगर मिलती है तो उसको एंजॉय करें। सफलता अपने आप आपको मिलेगी। सफलता अपने आप आपको मिल जाएगी। धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपने जो अपनी स्टोरी साझा की और जो आपने मोमेंट्स बताएं, मैं समझता हूँ ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है और जो हमारे युवा दर्शक हैं इसको समझेंगे और उसे अपने जीवन में भी अपनाएंगे। कई बार ये नहीं होता कि हमें सफलता पाने के लिए किसी दूसरी की स्टोरी को एज इट इज़ कॉपी कर लें। उसको आप अपने ढंग से जिएं और देखें कि कब, कहाँ और कैसे किस व्यक्ति ने संघर्ष के दौरान अपना जीवन जिया था और उसने कैसे अपनी हिम्मत रखी थी। मैं समझता हूँ वो उसको हौसला देती है। बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ जिस तरह से आपने कहा अपनी एनजीओ के माध्यम से आशा और आस दोनों एक दूसरे के पूरक से हैं, तो उससे भी जो आप अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए जो कह रहे हैं कि बेसिकली वो मेरे लिए है, वो करेंगे तो समाज को तो कम से कम फ़ायदा पहुंचेगा ही। और आप जैसे ही लोग जीवन में आगे आते रहें, समाज में आगे आते रहें और समाज को अगर आगे बढ़ाते रहेंगे तो मैं समझता हूँ एक ना एक दिन हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। 100%। तो दोस्तों, जिस तरह से वीरेंद्र जी ने कहा कि बड़ी खुशी के लिए छोटी खुशियों को नज़रअंदाज ना करें, यानी कि जब आप लंबी दूरी तय करना चाहते हैं 1000 किलोमीटर की, 1200 किलोमीटर की, तो बीच बीच में छोटे छोटे ढाबे आते हैं, चाय की दुकानें आती हैं, तो चाय पीते हुए, खाते हुए, खुशियाँ मनाते हुए आप अपनी मंजिल तक पहुँचें। क्योंकि एक साथ अगर पहुँचना चाहेंगे एक ही बार में तो थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे, समस्याएं आ सकती हैं और गाड़ी का इंजन भी गर्म होकर बंद हो सकता है। तो ऐसा ना करें। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आगे इस कार्यक्रम में या इस तरह के कार्यक्रम में आप किस तरह की हस्तियों से मिलना चाहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।